आज हम मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मैटर? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी ऐसी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, पॉजेस मास, जिसका कोई मास होगा और जिसे हम अपनी सेंस के थ्रू, कोई भी सेंस जो है उनके थ्रू हम फील कर सके, उस चीज को हम क्या कह देंगे? मैटर कह देंगे। एनीथिंग प्रेजेंट इन अवर सराउंडिंग इज नोन एज मैटर। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो भी चीजें हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है, हमारे चारों तरफ एट प्रेजेंट, वो सारी की सारी क्या है? मैटर। मैंने यहाँ पे एक टर्म यूज की है कि जिसे हम अपनी सेंसेस के थ्रू फील कर सके, उसे भी हम मैटर कहेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, काफी जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है, लिक्विड ऑब्जेक्ट है, उन्हें आप टच करके आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हाँ दैट इज ए मैटर, ओके, और आप बता सकते हैं। लेकिन एयर इज ऑल्सो ए मैटर। गैसेज, ऑल गैसेज आर इंक्लूडेड इन मैटर, बट वी कांट एबल टू टच देम। हम उन्हें टच नहीं कर सकते, लेकिन हमें पता है कि एयर जो है वो फिलहाल यहाँ पे प्रेजेंट है। तो हमारे सेंसेस जो है वो भी जिन चीज़ों को ऑब्जर्व करवाती हैं, वो भी मैटर का ही पार्ट होती है। ओके, तो फाइनली क्लासिफिकेशन करते हैं हम इसका। जो मैटर होता है टू टाइप से क्लासिफाई किया जाएगा। किस किस के अंदर? दो तरीके हैं इसके। फर्स्ट वन इज फिजिकल क्लासिफिकेशन, physical classification, and second one is chemical classification. मैटर को दो तरीके से हम क्लासिफाई कर रहे हैं, एक तो फिजिकल है और दूसरा कौन सा है? केमिकल क्लासिफिकेशन है। जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है ये फर्दर थ्री टाइप का होता है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देखिए, इसके अलावा भी मैटर को क्लासिफाई किया जाता है, वो हम नेक्स्ट जो आपकी आगे यूनिट आएंगी 11th के अंदर, उसमें डिस्कस करेंगे। अभी हम इन तीन चीज़ों के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। जो केमिकल क्लासिफिकेशन है ये दो तरीके का होता है। कौन कौन सा? होमोजीनियस और सेकंड है हिट्रोजीनियस। होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस। जो मैटर है उसे दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में तीन सब पार्ट हैं इसके: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब देखिए, ये वाली जो चीज है ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या होते हैं, इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है, तो आप यहाँ पे मुझे बता देंगे। डेफिनेशन में नहीं लिखूंगी यहाँ पे क्योंकि आपको पता है, सिर्फ बोल के बता रही हूँ यहाँ पे। सॉलिड जो है, सॉलिड आर दो सब्सटेंसेस विच हैव ए डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट स्पेस। यानी जो सॉलिड होते हैं इनका खुद का एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है और डेफिनेट स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो इनकी ये प्रॉपर्टी होती है। लिक्विड जो होते हैं इनका डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन डेफिनेट स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते, यानी डेफिनेट शेप नहीं होती इनकी। यहाँ पे हम सॉलिड को क्लासिफाई कर रहे थे, तो देखिए सॉलिड के अंदर आपने डेफिनेशन तो पता कर ली कि विच हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, वो सॉलिड होते हैं। जैसे वुड है, गोल्ड, ओके, या फिर शुगर है। आप अपने किचन में डब्बा खोल के देखना, जो शुगर पार्टिकल्स होते हैं उनका एक डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। अब देखिए लिक्विड, इनके पास डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होती। तो डेफिनेट शेप नहीं है तो हम जिस भी कंटेनर के अंदर इन्हें डालते हैं उन्हीं की शेप गेन कर लेते हैं। तो इसके अंदर एग्जांपल क्या लिखेंगे हम लिक्विड के अंदर? फर्स्ट वन इज वाटर, ये सबको पता है। इसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं? मिल्क। इसके अलावा जितने भी लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं जैसे इथेनॉल है ना, एसीटोन, ये सारे के सारे क्या है? लिक्विड स्टेट के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो आप इसके अंदर इसे क्लासिफाई कर सकते हैं। गैसेस क्या होती हैं? गैसेस आर दो सब्सटेंसेस व्हिच नाइदर हैव डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम। यानी गैसेस वो टाइप के सब्सटेंस होते हैं जिनके पास ना तो डेफिनेट शेप होता है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। कुछ भी बेचारों के पास डेफिनेट नहीं होता है। तो एग्जांपल क्या लिखेंगे? एयर। और एयर के अंदर जो भी गैसेस प्रेजेंट है उन्हें आप अलग से भी लिख सकते हैं। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, कोई भी जो गैस होगी वो सारी की सारी क्या है? नॉट डेफिनेट इन, नाइदर डेफिनेट इन शेप नॉट डेफिनेट इन वॉल्यूम। तो ये गैस हो गई, ठीक है। अब ये क्लासिफिकेशन तो आपको पता चल गया। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पे पुट कर रही हूँ आपके लिए। व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस in between vapor and gas? वेपर और गैस के बीच में क्या डिफरेंस है
ये आप तब तक सर्च आउट करके मुझे बताएंगे। डिफरेंस वैसे मुझे पता है बिल्कुल, आपको मैं श्योर हूँ आप लोगों को पता होगा इस बारे में। अब देखिए सॉलिड, लिक्विड और गैस का मोटी जो क्लासिफिकेशन थी वो हमने कर ली। इसके बाद कुछ चीजें और इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं, वो और देखिए यहाँ पे क्या रहती है। अब जो ये फिजिकल क्लासिफिकेशन है ना, ये फिजिकल स्टेट के अंदर ही प्रेजेंट रहेगा, यानी जब हम रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, कोई भी हमने चेंजमेंट नहीं किया है और नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर जो चीजें प्रेजेंट है, जिस स्टेट के अंदर प्रेजेंट होंगी उन्हें उन्हीं के नाम से जाना जाता है। यानी अगर रूम टेम्परेचर पे वाटर जो है वो किस स्टेट के अंदर प्रेजेंट होता है, लिक्विड स्टेट के अंदर प्रेजेंट होता है ना। तो इसे मैटर के कौन से पार्ट में क्लासीफाई किया गया है कि लिक्विड के अंदर होता है वाटर। और इसी तरीके से अगर मैं आयरन की बात करूँ तो ये रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर हम कंसीडर करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये कितना, या फिर केल्विन में करते हैं तो 298 केल्विन कंसीडर करते हैं। तो आयरन जो है ये किस फेज में प्रेजेंट रहता है, सॉलिड फेज के अंदर। एयर जो है रूम टेम्परेचर पे किस में रहती है, गैसेस फेज के अंदर प्रेजेंट रहती है। यानी मेन कंसेप्ट ये भी है इसके अंदर कि रूम टेम्परेचर के ऊपर जो चीज जिस फेज के अंदर प्रेजेंट रहती है हम उसे उसी के अंदर क्लासिफिकेशन कर देते हैं, उसी में एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं। अब देखिए इसका रीजन क्या होता है, जो सॉलिड होते हैं, मान लो ये सॉलिड पार्टिकल है, जब ये रूम टेम्परेचर के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं तो ये इस तरीके से एक दूसरे के साथ सटे हुए प्रेजेंट रहते हैं। बिल्कुल इनकी जो पैकिंग होती है वो बहुत ही ज्यादा क्लोज रहती है, इस तरीके से पैक रहते हैं कि कोई भी पार्टिकल इनके बीच में ना आए, बिल्कुल एक दूसरे के साथ टाइटली एडजस्ट रहते हैं। तो ये किस फेज में है, सॉलिड फेज में है रूम टेम्परेचर के ऊपर। जैसे ही हम लिक्विड की तरफ मूव करते हैं तो इनके जो पार्टिकल हैं वो प्रेजेंट तो रहते हैं इसी तरीके से, लेकिन इनके बीच में थोड़ा स्पेस आना शुरू हो जाता है। और स्पेस आने की वजह से क्या होता है, जो पार्टिकल होते हैं वो लिटिल बिट गो अवे फार फ्रॉम ईच अदर। तो जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे से थोड़ा दूर हो जाते हैं, तो इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इन बिटवीन द पार्टिकल्स वो थोड़ा सा कम हो जाता है। और इस वजह से जो अगर अट्रैक्शन, जो बाइंडिंग फोर्स है वो कम होगा तो ये लिक्विड स्टेट के अंदर प्रेजेंट रहेंगे, एक दूसरे से जो पार्टिकल है वो थोड़ा सा अपार्ट हो गए। गैसेस फेज के अंदर क्या रहता है, इन्हें कोई मतलब नहीं होता एक दूसरे से, ये जितना दूर हो सकता है उतने दूर दूर एक दूसरे से प्रेजेंट रहते हैं इस तरीके से। तो ऐसे प्रेजेंट है तो इनके बीच में तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो तो लगभग ऐसा लगता है कि काम ही नहीं कर रहा है। तो इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं जो बहुत ज्यादा एक दूसरे से फार अपार्ट रहते हैं वो किसके अंदर कंसीडर किए जाते हैं, गैसेस मॉलिक्यूल्स के अंदर। और इसी वजह से हम इन्हें ना तो टच कर सकते हैं सिर्फ फील कर सकते हैं, तो ये गैसेस होती हैं, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन था इसका। और अब दोबारा से चलो, आपने सोच लिया होगा व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन वेपर एंड गैस। अब देखिए वेपर जो है वो भी किस फॉर्म के अंदर होता है, वेपर जो बनते हैं वो भी एक तरीके से हम कई बार तो गैस वर्ड यूज कर देते हैं उनके लिए भी, बट ऐसा नहीं है, गैस और वेपर के अंदर डिफरेंस होता है। अब आपको यहाँ से पता चल गया होगा, रूम टेम्परेचर के ऊपर जो चीज जिसके पार्टिकल्स के बीच में सबसे ज्यादा डिफरेंस है, जो गैसियस फेज के अंदर प्रेजेंट है, उसे तो हम क्या कंसीडर करते हैं, गैस कंसीडर करते हैं। लेकिन किसी चीज को वेपराइज करने के लिए हमें क्या देना पड़ता है, टेम्परेचर देना पड़ता है। और कितना टेम्परेचर देना पड़ता है, लगभग हम इतना टेम्परेचर देते हैं कि वो चीज बॉयल अप हो जाए। वेपर्स कब बनते हैं, जब कोई चीज बॉयल अप हो रही है तो उस टाइम के ऊपर उसके अंदर वेपर बनने स्टार्ट होते हैं। या फिर अगर बॉयल नहीं भी हो रही है तो भी एक्सटर्नल एनर्जी इतनी गेन कर लेते हैं वो पार्टिकल कि एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। और कौन सी फॉर्म को गेन कर लेते हैं, वेपर फेज में चले जाएंगे, वेपर जो स्टेट है उसे गेन कर लेते हैं। तो वेपर्स को क्या कहेंगे कि यहाँ पे टेम्परेचर देना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है, तब कोई भी चीज अगर गैसेस फेज के अंदर जा रही है तो हम उसे वेपर कहेंगे। लेकिन जो गैस है वो ऑलरेडी उनका नेचर ही ऐसा होता है कि वो रूम टेम्परेचर के ऊपर किस फेज में रहेंगे, गैसेस फेज के अंदर ही प्रेजेंट रहेंगी। अब बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। जो मैटर की केमिकल क्लासिफिकेशन है, दो टाइप लिखे थे मैंने, कौन कौन से, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। कौन कौन सी दो थी, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस यहाँ पे वर्ड यूज कर रखा है क्या, होमोजीनियस, ध्यान से समझ ले इस चीज को, होमोजीनियस, ठीक है। होमो जो वर्ड है इसका मतलब होता है सेम, ओके। और अगर मैं वर्ड यूज करती हूँ हेट्रोजीनियस, तो यहाँ पे जो आपका काम का वर्ड है ना वो है हेट्रो। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, ये मीनिंग इसका कभी भी चेंज नहीं होगा, हमेशा ये ही रहेगा। होमो का मतलब होता है सेम, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। यानी
अगर हम बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन की और उसके अंदर से जो भी मटेरियल प्रेजेंट है वो सारा का सारा सेम फेज में प्रेजेंट है, एक ही फेज प्रेजेंट है, तो वो किस नेचर का होगा, होमोजीनियस नेचर का होगा। लेकिन अगर उसके अंदर फेज चेंज हो गया, डिफरेंट डिफरेंट फेज आ गए, तो जो हमारा मटेरियल है, जो मैटर है, वो किस तरीके का है, किस नेचर का है, वो हेट्रोजीनियस नेचर का है। ओके, अगर वन फेज प्रेजेंट है तो होमोजीनियस, अगर मोर देन वन फेज प्रेजेंट है तो हेट्रोजीनियस। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ओनली वन फेज अगर प्रेजेंट है तो हम क्या कहेंगे, उसे होमोजीनियस कहेंगे, और मोर देन वन फेज प्रेजेंट है तो हम क्या कह देंगे, उसे हेट्रोजीनियस कह देंगे। यानी डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो हैं इसके अंदर प्रेजेंट रहती हैं। एक ऐसे भी कह सकते हो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के लिए कि जो होमोजीनियस होते हैं इनके जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो थ्रू आउट द सेम रहते हैं। जो भी हम सैंपल लेके चलेंगे उसके अंदर इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो थ्रू आउट सेम रहेंगे, लेकिन हेट्रोजीनियस के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो थ्रू आउट सेम कंपोजिशन को शो नहीं करते हैं, यानी कि सेम नहीं होते हैं। तो दोनों तरीके से आप याद कर सकते हैं इसे। ये केमिकल क्लासिफिकेशन था मैटर का। इससे पहले आपने फिजिकल पढ़ा है, यानी मैटर लगभग कंप्लीट हो गया है। आप इसका फ्लो चार्ट बनाएं, डेफिनेशंस लिखें, इनके एग्जाम्पल लिखें, वन बाय वन सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करें।